हिना मेहमान खाने से वापस आई तो दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। एक तरफ सलमान अहमद से हुई आखिरी मुलाकात की पुरमलाल एहसास से दिल बोझल था, दूसरी तरफ मेहमान खाने से निकलते हुए फ़कीर अल्लाह चाचा और जमशेद के साथी जमदर ने इसे देखा था। फ़कीर अल्लाह से कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो जमदर की तरफ से बहुत खौफजदा थी। वो जानती थी जमदर बड़ा ही मौकाप्रस्त और चुगलखोर इंसान था। अगर इसने जमशेद को बता दिया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। गैरत के नाम पर यहाँ लोग तहम्मुल और तहकीक से काम नहीं लेते। एक शख्स भी इल्ज़ाम लगाए तो हथियारों की ज़ुबान से अपनी शोला मिजाजी का बेखौफ इजहार कर देते हैं। बहुत देर बाद चचा फ़कीर अल्लाह बर्तन लेकर वापस आया। इसके चेहरे पर संजीदगी और हफ्की के असरात साफ नजर आ रहे थे। हिना डर गई। वो माँ के सामने कहीं इससे बात पुछ न करे, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। बर्तन रखकर उखड़े उखड़े लहजे में हिना की अम्मी को बताया कि सलमान साहब मेहमान खाने से जाने वाले हैं। वो एक दिन मजीद थलचून में रहेंगे, इसलिए इनके खाने का इंतजाम फॉरेस्ट अफसर के दफ्तर में ही किया जाएगा। इसके जाने के बाद हिना को एक जरा इत्मीनान हुआ, मगर जमदर के हवाले से अंदेशा जरूर था कि वो बात को बतंगड़ बनाएगा। इसने खुद को हौसला दिया, अगर ऐसा हुआ तो वो डट कर अपना दिफा करेगी। वो इतनी आम लड़की नहीं, नंबरदार अनायत खान की बेटी है। किसी बेबस लड़की की तरह मुफसिदों के जुल्म का निशाना नहीं बनेगी। कुछ अरसा पहले वो इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती थी। जब से सलमान की मोहब्बत का जज्बा दिल में फूटा था, एक जुर्रत भी समाजी रवैयों के खिलाफ, एक बगावत भी दिलो दिमाग पर दस्तक देने लगी थी। दोपहर के वक्त छोटा भाई स्कूल से आया, इसे खाना निकाल के दिया। थोड़ी देर बाद जब वो खाने से फारिग हुआ तो इसे लेकर मेहमान खाने में। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो समझ गई कि सलमान अहमद चला गया है। ताले की एक चाबी इनके पास भी थी। इसने छोटे भाई को वापस भेज दिया। वो चाबी लेकर आया तो बुझे बुझे दिल के साथ दरवाज़ा खोल दिया। इसका दिल बहुत उदास था। आज सुबह भी वो सलमान अहमद से मिली। यहाँ सहन में रखी हुई कुर्सी पर वो बैठा था। इससे गुफ्तगू की। अभी इस वक्त वो मौजूद नहीं था, लेकिन इसके वजूद की खुशबू यहाँ रची हुई थी। हिना गहरी गहरी सांसें लेती हुई पूरे मेहमान खाने में फिरने लगी। सलमान अहमद नहीं था तो क्या हुआ? इसके होने का एहसास, इसकी रोशन आंखों का अक्स हिना के आसपास बिखरा हुआ था। वो कमरे में आई। पलंग की चादर शिकन ओलूदा थी। कंबल बेतरतीबी से एक तरफ पड़ा हुआ था। इसने चादर झाड़कर अपनी नरम नरम गर्म हथेलियों से इसकी शिकने दूर करके इसे पलंग पर बिछा दिया। कंबल भी तह करके एक तरफ रख दिया। इस वक्त इसकी नज़र पलंग के सहाने तकिए के नीचे रखे एक कागज़ पर पड़ी। हिना का दिल दक से रह गया। बगैर लकीरों के सरकारी दफ्तर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कागज़ के पूरे सफ़े पर लिखा हुआ था। इसे समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि सलमान अहमद ने इसके लिए पैगाम छोड़ा था। इसने धड़कते दिल के साथ वो कागज़ उठाकर पढ़ना शुरू किया। सलमान अहमद ने लिखा था, हिना मैं तुम्हारे मेहमान खाने से जा रहा हूँ। ये मत समझना कि आइंदा नहीं आऊँगा। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊँगा। तुम मेरे लिए इतनी अहम बन गई हो कि तुम्हारे बगैर खुद को अधूरा समझने लगा हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मेरा हाथ थाम लो, तुम्हें अपना बनाकर बहुत दूर ले जाऊँगा, लेकिन तुम बहुत डर गई थी। तुम्हें अपने कबीले की बेरहम रिवायात का खौफ है, जिसकी वजह से तुमने इनकार कर दिया। मैं अब भी अपने इस अज़्म पर कायम हूँ। मैं अब भी तुमसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी बात को मजाक मत समझो। मैं पूरी संजीदगी से तुम्हें अपना बनाने का फैसला कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे मालूम है इस इलाके के रसूम व रवाज और जमशेद जैसे बेरहम और मक्कार शख्स के चुंगल से तुम्हें निकाल के लाना आसान नहीं होगा। तुम मेरा साथ दोगी तो ये सारी दीवारें हम गिरा लेंगे। तुम्हारा अब्बा मेरा खास बंदा है, मेरी बहुत इज्जत करता है, मैं भी इसका एहतराम करता हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कोई चोर दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे अब्बा से खुद बात कर लूँ या चचा फ़कीर अल्लाह को दरमियान में ले आऊँ। मुझे उम्मीद है इनको कायल करने में कामयाब हो जाऊँगा। असल रुकावट जमशेद है, इसका इलाज भी मेरे पास है। अब मैं इसे पेशा वाराना तौर पर ही नहीं, रकीबाना तरीके से भी अपने निशाने पर रखूँगा। क्या तुम जानती हो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। तुम्हारी मोहब्बत अब जमशेद के साथ एक फैसला कुन जंग का बायस बनेगी। मैं जानता हूँ जमशेद अब भी दरख्तों की कटाई से बाज नहीं आया है। चलो अच्छा है, इसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकालने के लिए मुझे किसी बहाने की ज़रूरत थी। अब इसे मेरी जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से ही नहीं, तुम्हें हासिल करने के जुनून की वजह से भी होगी। मैं कल थलचून से जा रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हें पाने के रास्ते साफ करके आऊँगा। इस वक्त तक खुदा हाफिज़। हिना ने यह हाथ कई बार पढ़ा। हर बार इसे यूँ लगा जैसे सलमान खुद इसके सामने बैठा बातें कर रहा हो। इसका हाथ पढ़ते हुए वो मोहब्बत के जज्बों में भीग रही थी, साथ ही बहुत से अंदेशों से होले होले कांप रही थी। एक तरफ सलमान अहमद का वजूद इसके लिए राहत जाम बना हुआ था, दूसरी तरफ कदम कदम पर मुश्किलात थी, बेरहम मौसमों की आतिश सूरत हाल थी। वो खुद से सवाल करने लगी, क्या वो इस सब के लिए तैयार है? क्या सलमान अहमद की खातिर वो अपने खानदान बरादरी से, तलचून की रवायात से और जमशेद की सितमगरी से टक्कर ले सकती है? इसने एक जर्जरी सी ली, आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इतनी बात वो समझ गई कि गारिदगर इश्क ने अपना दाव आजमाना शुरू किया था। अब ये तो होने वाला वक्त ही बताएगा कि मोहब्बत की जीत होती या ये मोहब्बत इसके लिए शामत बन जाने वाली थी। सलमान अहमद ज़रूरी मीटिंग में शिरकत की खातिर जब माधोपुर के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से चला गया तो हिना का दिल किसी अनजाने खौफ से बड़ी देर मुस्तरिब रहा था। एक दिन पहले के लान वाले वाक़े के असरात अब भी बाकी थे। सलमान अहमद के तसल्ली दिलासे के बावजूद वो दिल से खौफ की वाक़ियात निकालने में नाकाम रही थी। इस सुबह सलमान अहमद ये वादा करके दफ्तर गया कि आखिरी दफ़ा सरकारी अमूर निपटा कर आएगा और फिर वो अगली सुबह शहर चले जाएंगे।
हिना इसके जाने के बाद जहाँ खौफ से परेशान थी वहाँ ये खुशगवार एहसास भी था कि बस आज माधोपुर में उनका आखिरी दिन है। वो कुछ देर बरामदे में आरामदेह कुर्सी पर बैठकर एक नावल पढ़ती रही। गेस्ट हाउस के हांसा माँ को सलमान अहमद ने सख्ती से ताकीद की थी कि वो हिना के आसपास रहे, बैरूनी गेट को अच्छी तरह बंद करके रखे, किसी भी अजनबी शख्स के लिए गेट हाथ भी न खोले। हिना कुछ देर किताब पढ़ने के बाद इसे बंद करके उठी, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अपने कमरे में आ गई। दोपहर ढल गई। इस दौरान हांसा माँ ने खाने का पूछा तो उसने मना कर दिया। सलमान अहमद की वापसी पर इसके साथ खाने का कहकर चाय लाने का बता दिया। हांसा माँ चाय लेकर आया, वो छोटे छोटे घूंट लेती हुई चाय पीने लगी। गेस्ट हाउस के इस कमरे में खिड़कियाँ दो तरफ खुलती थी। पीछे की जानिब जहाँ गहरी खाई थी, फिर वो बुलंद पहाड़ थे। सामने की जानिब जहाँ गेस्ट हाउस का सदरदार था। हिना पिछली जानिब की खिड़की के पास बैठी चाय पी रही थी। इसका रुख भी पहाड़ों की सिमत था। अचानक ही इसे महसूस हुआ कि गेस्ट हाउस के सब्जादार की तरफ वाली खिड़की से पास कोई शख्स गुजरा था। ये एहसास बस जरा सी देर के लिए था। इसने चौंक कर सर घुमाकर इस तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। इसने अपना वहम समझा, वापस पलटकर पिछली जानिब खिड़की से बाहर देखने लगे। इस वक्त इसके कानों ने कमरों के दरवाजों के बाहर किसी कदमों की चाप सुनी थी। इसने सोचा हांसा माँ होगा, चाय की हाली प्याली ले जाने आया होगा। ये सोचकर वो हाली प्याली लेकर अपनी कुर्सी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। यह कमरे का दरवाजा धड़ाके से खुल गया। एक शख्स मुंह पर कपड़ा बांधे अंदर दाखिल हुआ। इसके एक हाथ में पिस्टल मौजूद था। हिना का दिल उछलकर हलक में आ गया। सुबह से दिल जिस खौफ के घेरे में था, ये इसका एक हकीकी मंजर था। वो हकलाकर बोली, कौन हो तुम? इस तरह कमरे में क्यों आए हो? वो शख्स सरसराती आवाज़ में बोला, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है मैं कौन हूँ। बस ये जान लो कि किसी के हुक्म पर तुम्हें उठाने के लिए आए हैं। शदीद खौफ से इसकी रगों में खून जैसे जम सा गया। माजी में इसने बहुत मुश्किल और खतरनाक हालात का मुकाबला किया था। दुश्मनों से भागते भागते पहाड़ों, जंगलों और पुरस्कार कबीलों में खौफनाक वाक़यात का सामना किया था। इसके बावजूद वो एक नाजुक और कमज़ोर सी लड़की थी। अचानक अपने सामने खतरनाक अज़ाइम के साथ मुँह छुपाए शख्स को देखकर इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो कपकपाई हुई आवाज़ में बोली, किसके हुक्म पर ऐसा कर रहे हो? क्या तुम जमशेद के पालतू कुत्ते हो? इस शख्स ने डपट कर कहा, वो जो कोई भी है बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमारा काम तुम्हें इस तक पहुंचाना है। ये कहकर वो हिना की तरफ बढ़ा। हिना खौफ के बावजूद चिल्लाकर बोली, खबरदार मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो शख्स कहका लगाते हुए इसके करीब आने लगा। तुम नाजुक सी लड़की हो, शराफत से खुद को हमारे हवाले कर दो वरना हम बदमाशी से तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। तुम्हारा हांसा माँ भी इस वक्त मेरे साथियों की मार खाकर बेहोश पड़ा है। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। वो हौसला करके बोली, मेरे शोर अभी आने ही वाले हैं, वो तुम सबको मजा चखा लेंगे। इसे भूल जाओ, वो कभी नहीं आएगा। हमारे दो साथी इसे बदतरीन अंजाम से दो चार करने के लिए रास्ते में घात लगाए बैठे हैं। वो यहाँ नहीं आ सकेगा, सीधा ऊपर पहुँच जाएगा। हिना का दिल दग से रह गया। शदीद खौफ और सदमे से इसका दिल एक लम्हे को साकित हो गया। दूसरे लम्हे इसने चिल्लाकर अपने हाथ में पकड़े हुए प्याले को इस तरफ फेंक दिया। 4-5 फुट के फासले से अचानक फेंके गए प्याले से वो शख्स खुद को बचा न सका। प्याला इसके माथे से टकराया। इसकी चोट से वो एक लम्हे को डगमगाया। हिना एकदम बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। अभी वो दरवाजे के पास पहुंची कि पीछे से इस शख्स ने छलांग मारकर इसे कंधे से जकड़ लिया। इसके बालों को पकड़कर जोर से लटका दिया। हिना एक वहशियाना अंदाज में पलटकर इस पर झपट पड़ी। अपने नाखूनों से इसके चेहरे को उधेड़ कर रख दिया। वो शख्स जरा सी देर को बदहवास हो गया, फिर खुद को संभाल कर अपने हाथ में पकड़े पिस्टल के दस्ते को जोर से इसके सर पर दे मारा। हिना के मुंह से एक इज़तरारी चीख बुलंद हुई। दर्द की एक शदीद लहर सर में उठी। आंखों के आगे सफ़ेद और स्याह तारे झिलमिलाए। दूसरे ही लम्हे वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद वो बेहोशी के गहरे अंधेरे में डूब गई। शाम के साए लंबे होने लगे थे। बाएं तरफ कुछ फासले पर नांगा पर्वत की बर्फीली चोटियों पर धूप अभी खूब चमक रही। इस पे शफक रंग गुलाब का अक्स झलकने लगा था। दरख्तों की ऊंची ऊंची शाखों पे धूप के हैमे मौजूद थे। पूरी वादी डूबते सूरज की पहली किरणों से रोशन थी। सलमान अहमद फॉरेस्ट के खुले लान में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसकी आंखों के सामने दूर नशेब में थलचून वैली के दरख्त और मकान फैले हुए थे। वो गहरी सोचती नजरों से बस्ती की तरफ देखते हुए चाय पी रहा था। फॉरेस्ट का दफ्तर बस्ती के आहर में जहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था वाक़ था। ये एक टीले पर बना हुआ था। वहाँ से नीचे थलचून और मुल्हिका बस्तियाँ दिखाई देती थी। सलमान अहमद को हिना के मेहमान आने से आए बहुत वक्त हो गया था। इसका दिल बहुत उदास था। वो बादल हादसा इधर तो आ गया मगर अंदर से जैसे बिखर गई। हिना की चाहत किसी आकाश बेल की तरह इससे चिमट गई थी। वो कोशिश के बावजूद इससे दामने दिल को छुड़ा नहीं सका था। अपनी दीवानगी का एहसास करके वो बहुत हैरान भी था। एक महीना कबल इसे पहली बार देखा था, फिर वो हमेशा के लिए दिल में जम कर बैठ गई थी। वापस चिल्लास जाकर इसका सुकून उठ गया। रात हो दिन हो इसी का तस्वुर कुछ करने नहीं देता था। इसने सुना था नांगा पर्वत की वादियों और वहाँ की झीलों में परियां उतरती हैं, इंसानी शक्ल में आकर मर्दों को असीर कर देती हैं। हिना परी नहीं थी, थलचून की एक जीती जागती लड़की थी, बस परियों से शीरी थी। इसे पहली नज़र में अपना कैदी बना लिया था। सलमान अहमद ने बहुत चाहा कि इसका ख्याल दिल से झटक दे। इसकी मोहब्बत जो अंगूर बेल की तरह मुसलसल बढ़ती जा रही थी, इसे काट दे, अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दे। मगर हर गुजरते दिन के साथ इसकी बेकरारी में बेख्तियारी ज़्यादा होने लगी थी। अपने अंदर सर उबारने वाले जज्बे को सुलाने के लाख यत्न किए मगर हैरानकुन तौर पर वो बुरी तरह नाकाम हुआ। हेडक्वार्टर में काम की ज्यादती के बावजूद इस वक्त थलचून आया। नंबरदार अनायत की अदम मौजूदगी के बावजूद इसके मेहमान खाने में रात गुजारी। फिर सुबह के वक्त हिना से ज़रा देर
شیر کی ملاقات کی اور دل مضطر کو سکون پہنچانے کی کمزور سی کوشش کی، مگر وہاں سے آنے کے بعد دل کی بے قراری پھر بڑھ گئی۔ اس شام چائے پیتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا، اس کا ذہن ان کڑیوں کو ملا رہا تھا جن کے ذریعے اس کی حاصل حیات کو شریک حیات بنایا جا سکتا تھا۔ تھلچون کی روایات اور جمشید سے چھڑی رکاوٹ مگر مچھ کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی۔ اب اس کے جبروں سے ہنا کو نکالنا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اچانک ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس کا اسسٹنٹ قریب آیا۔ اس نے کہا، سر آپ نے بتایا تھا 5 بجے اوپر جنگل کی طرف جائیں گے، وقت ہو گیا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ سلمان بولا، جاوید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج پروگرام کینسل کرتے ہیں۔ معاون جاوید نے کہا، جی بہتر سر، میں نے فقیر اللہ کے لیے گھوڑے بھی منگوائے ہیں، انہیں واپس بھجوا دوں؟ گھوڑے واپس مت کرو، فقیر اللہ کو یہاں بھیج دو، اس سے کچھ کام ہے۔ کچھ دیر بعد فقیر اللہ وہاں آیا۔ سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ چچا فقیر اللہ جنگل کے دورے پر آج نہیں جاتے ہیں، تم اس کی بجائے مجھے وادی کی سیر کراؤ۔ جو آپ کی مرضی سر، آپ حکم کریں کدھر جانا ہے؟ سلمان نے کہا، پہاڑ کے ساتھ ساتھ کچھ آگے تک جاتے ہیں، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ فقیر اللہ بولا، سر یہاں سے بائیں طرف نانگا پربت کی وادیاں اور پہاڑی سلسلے ہیں، جنگل ہیں، کھائیاں ہیں اور گھاٹیاں ہیں۔ اس طرح بائیں طرف تھلچون جنگل اور دوسری بستیاں ہیں، آپ کدھر جانا پسند کریں؟ نانگا پربت کی طرف چلتے ہیں، تم اپنے لیے اور میرے لیے گھوڑا تیار کر دو، جاوید سے کہو وہ ادھر ہی رک جائے۔ فقیر اللہ پہلے ہی گھوڑوں کا بندوبست کر چکا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر بائیں جانب دور نانگا پربت کی شفق رنگ چوٹیاں چمک رہی تھیں، اس طرف روانہ ہو گئے۔ سلمان احمد نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ فقیر اللہ کو اپنا رازدار بنا کر اس سے آگے دل کی بات کہے گا۔ کچھ دیر انہوں نے خاموشی سے سفر طے کیا۔ اس وقت ان کے گھوڑے ایک ندی کے ساتھ بنی ہموار پگ ڈنڈی پر چل رہے تھے۔ دائیں طرف بلند پہاڑ تھے، بائیں جانب ڈلوانی جگہ تھی جس پر اخروٹ، شہتوت اور کیکر کے درخت اور گھاس تھی۔ سلمان احمد اپنا گھوڑا فقیر اللہ کے قریب لے آیا، پھر کہا، نمبردار عنایت خان اکثر تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ تم سے بہت خوش ہے۔ وہ عاجزی سے بولا، یہ نمبردار صاحب کی بڑائی ہے سر، میں ان کا نمک خوار ہوں، برسوں سے ان کی زمینوں اور مہمان خانے کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ سلمان نے کہا، ان کی بیٹی ہینا بہت اچھی لڑکی ہے، تھلچون کے اکثر لڑکے ان پڑھ ہیں مگر وہ میٹرک تک پڑھی ہوئی ہے، اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ فقیر اللہ سپاٹ لہجے میں بولا، نمبردار صاحب نے خاندان کے بہت لوگوں کو ناراض کر کے بیٹی کو تعلیم دلائی ہے۔ جمشید کے گھر والوں نے تو اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، لیکن انہوں نے کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا۔ اللہ پاک ہینا بیٹی کے نصیب اچھا کرے۔ سلمان نے کہا، اس کی شادی جمشید سے ہونے والی ہے، کیا تم سمجھتے ہو یہ ایک درست فیصلہ ہے؟ وہ تلخی سے بولا، یہاں کے رواج ایسے ہیں سر کہ رشتے اچھے اور برے کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے بلکہ قول و قرار کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ بچپن میں ہی خاندان برادری کے بچوں کو ایک دوسرے سے منسوب کیا جاتا ہے، بالغ ہونے پر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اس سے انکار کرنے والے فریق کو جرمانے اور تانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سلمان نے افسوس سے کہا، میں جانتا ہوں یہاں کے مرد اکثر ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچپن کا رشتہ اگر شادی کے بعد پسند نہیں آیا تو مرد اس کے اوپر اپنی پسند کی دوسری شادی کر سکتا ہے، مگر اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور ہے جسے اس کی ناسمجھی کی عمر میں ہی کسی کے ساتھ عمر بھر کے لیے باندھ دیا جاتا ہے؟ وہ مرد جتنا بھی برا ہو، بے جوڑ ہو، اس لڑکی کو صبر کی سیل سینے پر باندھ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کوئی لڑکی بغاوت بھی کرتی ہے؟ فقیر اللہ ہنس پڑا، آپ کیسی بات کرتے ہیں سر، یہاں کی لڑکی بہت فرمانبردار اور شریف ہوتی ہے، ماں باپ کی مرضی ان کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، ہر لڑکی اس فیصلے کو خوشی سے قبول کرتی ہے۔ شہر کی پڑھی لکھی لڑکیوں کی طرح یہاں کی بیٹیاں اپنے بڑوں کے فیصلے سے بغاوت نہیں کرتی، خاندان برادری کی ناک نہیں کٹواتی۔ سلمان احمد سمجھ گیا کہ فقیر اللہ بھی اسی معاشرے کا فرد ہے، یہاں کے رواج اور سماج کے مزاج کا اس پر اتنا ہی اثر ہے، ایسے میں کسی دلیل یا روشن خیال معاشرے کی مثال اس کے لیے غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ سلمان احمد نے دوسرے زاویے سے اسے گھیرنے کی کوشش کی، چچا فقیر اللہ جمشید کیسا بنتا ہے؟ میرا مطلب ہے تم اس سے اچھی طرح سے جانتے ہو، کیا وہ ہینا جیسی لڑکی کے لیے اچھا شور ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ سے بار بار ہینا کا نام سن کر فقیر اللہ کو ناگوار لگ رہا تھا۔ وہ جس ماحول کا پردہ دار تھا ایسی باتیں بڑی مایوب سمجھی جاتی تھی۔ اس کے جی میں آ رہا تھا اسے منع کرے، مگر اپنی حیثیت کے مطابق حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے پہلے بھی ہینا کو 1-2 دفعہ مہمان خانے میں جاتے ہوئے دیکھ کر بہت برا منایا تھا، آج صبح بھی اسے مہمان خانے سے نکلتے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ دل کے اندر بدگمانیوں کے شیشے بھی تڑک گئے تھے۔ ہینا اور فارسٹ آفیسر کسی مشکوک تعلق کی زہریلی سوچیں بھی ابھری تھی، مگر اس خوف سے کہ ایسے کسی تعلق کو غیرت کے نام پر بہت ہی بھیانک انجام سے دوچار کرایا جا سکتا ہے، اس نے شک کو اپنے اندر ہی تھپک کر سلا دیا۔ جمدر نے جب ہینا کے مہمان خانے میں جانے کی بات کی تو فوراً اسے خاموش کرایا۔ وہ جانتا تھا ایسی باتوں میں حقیقت نہ ہو تب بھی زبان سے نکلی ہوئی بات آفت بن جاتی ہے۔ اس وقت سلمان احمد کی زبانی ہینا کا بار بار ذکر سن کر شک پھر سے سر اٹھانے لگا، اسے کچھ بے رحم موسموں کی بنک مل رہی تھی۔ وہ سلمان احمد کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اس کی آواز نے اسے چونکا دیا، فقیر اللہ چچا تم نے بتایا نہیں جمشید کا ہینا کو خوش رکھ سکے گا؟ اس نے بے تاثر سے لب و لہجے کے ساتھ کہا، سر جمشید اچھا نوجوان ہے، محنت کرتا ہے، رات دن ایک کر کے لکڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ ہینا بیٹی کے لیے اچھا شور ثابت ہوگا۔ سلمان نے تڑک کر کہا، اس کا لکڑیوں کا کاروبار غیر قانونی ہے، اس کی محنت غلط طریقے سے ہو رہی ہے، دوسرے معنوں میں وہ قانون کا مجرم ہے، کسی بھی وقت گرفت میں آ سکتا ہے، پھر اسے اچھا نوجوان کس طرح کہہ سکتے ہو؟ فقیر اللہ سادگی سے بولا، سر ایک بات بتائیں، جو لوگ ان پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کی تھوڑی سی زمین ہوتی ہے، کچھ بکریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ نوجوان لکڑیاں کاٹ کر آگے نہیں بیچیں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس پر آپ بھی قانون کا ڈنڈا لے کر آ جاتے ہیں، اس ذرا سی آمدنی سے آپ روکتے ہیں۔
सलमान अहमद ने तेज लहजे में कहा, तुम भी लकड़ी चोरों की तरह बातें करते हो। ये जो जंगलात के दुश्मन है, इनके पास यही तो रटा रटाया नारा है कि ये जंगल हमारी मलकियत है, हमारी आमदनी का जरिया है, हुकूमत हम पर जुल्म करती है, वगैरह वगैरह। फकीर अल्लाह, हुकूमत जालिम नहीं है। हुकूमत ने तो आपके लिए पॉलिसी बनाई है जिसके तहत अपने घर में जलाने के लिए एक और घर की तामीराती ज़रूरत के मुताबिक दरख्त काटने की इजाज़त है। जमशेद जैसे लालची लोगों को इसकी इजाज़त नहीं, जो हज़ारों फुट कीमती लकड़ी काट कर इन जंगलात का सफाया कर रहे हैं। वो शाकी लहजे में बोला, आप जब से ऑफिसर बनकर आए हैं और नंबरदार साहब को कमेटी का चेयरमैन बनाया, हम ज़ाती ज़रूरत की लकड़ी भी काटने से महरूम हो गए। इससे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। सलमान अहमद ने इसे समझाते हुए कहा, देखो चचा, यहाँ के जंगल बहुत बुरी तरह काटे जा रहे हैं। तुम खुद जानते हो ऊपर जंगल का क्या हशर हो गया है। इस वजह से हमने सख्ती की है ताकि ज़ाती ज़रूरत का नाम लेकर कीमती दरख्तों को काट कर दूसरे शहरों में स्मगल करने वालों को लगाम दे सके। सूरत हाल काबू में आ गए तो तुम लोग फिर से अपनी ज़रूरत के मुताबिक लकड़ियाँ काट सकोगे। फकीर अल्लाह ने कहा, मेरा बेटा जवान है, इसकी बीवी बच्चे हैं। कुछ अर्सा पहले तक वो थोड़ी बहुत लकड़ी आगे बेचकर घर चलाया करता था। अब पाबंदी की वजह से बेरोजगार हो गया है, इसलिए घर से बहुत दूर जाकर शहर में जाकर मजदूरी करता है। आप अफसर लोग हैं, कोई ऐसा रास्ता तलाश करें कि हमारे जंगलात से हमें कुछ फायदा मिल सके। इस सिलसिले में हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बदले में आबादी के हर घर को सालाना वजीफा दिया जाता है। मैं जानता हूँ ये वजीफा बहुत कम है, मगर दूसरी तरफ जंगलात की कटाई से माहौल पर जो असरात पड़ते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। खैर, तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ करूंगा। अपने दफ्तर में कोई छोटी मोटी नौकरी इसे दिला दूंगा। तुम इससे कहो चलास हेडक्वार्टर आकर मुझसे मिले। हर बेरोजगार नौजवान के गरीब बाप की तरफ फकीर अल्लाह के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो ममनूनियत से भर गया। सलमान अहमद ने भी किसी मौका पर सियासतदान की तरह बड़े अच्छे मौका पर पत्ता फेंका था। हिना को पाने के लिए इसने जो हिकमत अमली सोची थी, इसके लिए फकीर अल्लाह अहम मोहरा था। इसे काबू करने के लिए बेटे की नौकरी से बढ़कर दिल खुशकुन बात और कोई हो नहीं सकती थी।